हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, यानी हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रैक्टिस सेट से बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो हम कहेंगे क वर्ग। जो क वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो ये क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? तो हम कहेंगे विकल्प जो ए है, विकल्प जो ए में दे रखे हैं क और ख, किसके दे रखे हैं? हम कहेंगे क वर्ग के दे रखे हैं। किसके? क वर्ग के। तो सही उत्तर कौन सा होगा? के और ख, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। ये अंतस्थ व्यंजन है, यह रे ले व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये य रे ले व क्या हुए? अंतस्थ व्यंजन हुए। च ज तालु से बोले जाते हैं। जो च वर्ग में के व्यंजन दे रखे हैं ट मूर्धा से बोले जाते हैं। तो सही उत्तर है प्रश्न के हिसाब से विकल्प ए। प्रश्न नंबर 2, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये पूछी गई हैं कि किस भाषा की ध्वनियाँ हैं। तो संस्कृत की नहीं, अंग्रेजी की नहीं, दक्षिण भाषाओं की नहीं, तो सबसे बचा क्या? अरबी फारसी भाषा की। तो इसका सही उत्तर होगा अरबी फारसी भाषा। यहाँ पूछा गया है हिंदी स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे, यानी दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? तो हम आपको एक बात बता दें, पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो क्या कहलाता है? अल्पप्राण। क्या? अल्पप्राण। और दूसरा चौथा पूछा गया है यहाँ, तो ये क्या हुआ? महाप्राण। महाप्राण वर्ण कहलाएंगे। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प बी। ये इसके विकल्प गलत हैं। तो ये पूछा गया है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे कितनी होती है? 52 होती है। कितनी? 52 होती है। चलेंगे आगे। अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है? तो हम बता दें आपको कि तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, व और क्या है को मिलाकर के क्या कहलाते हैं? ये तो होते हैं सघोष। कौन से? सघोष कहलाते हैं। और अघोष की बात करें तो 1 और 2 और तीनों से। तो हम देखेंगे कि क्या इनमें कोई वर्ण दे रखा है? जो विकल्प में 4 वर्ण हैं इनमें से कोई वर्ण है? तो हम कहेंगे से है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? से, यानी विकल्प डी, अघोष वर्ण। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आएगी? क्या मूल स्वर होंगे, घोष वर्ण होंगे, संयुक्त? हम कहेंगे संयुक्त वर्ण। क्या? संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण होते हैं। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो हम कहेंगे ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में आने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ढ। ये और कौन से? ट, ठ, ढ और ट, ठ, ढ। ये तो क्या हुए? ये तीनों किसके हुए? और अणय होता है। क्या होता है? अणय होता है। तो ये चारों के चारों क्या हुए? सॉरी, ये तीनों के तीनों क्या हुए? ट वर्ग के हुए। परंतु इसमें पूछा गया ट वर्ग नहीं है। तो हम कहेंगे ये विकल्प डी है, ये सही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये च वर्ग का वर्ण है। अब ये तीनों से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हमने बताया था कि ये ऊष्म व्यंजन, यानी क्या कहलाएंगे? ये ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? हम
संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। क्या? संघर्षी व्यंजन। हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में बता ही दिया, यह रे ले वे, ये क्या हुए? अंतस्थ व्यंजन हुए। स्पर्शी व्यंजन कै, च, टे और ते और पे वर्ग में पाँच जो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड आते हैं। कुल मिलाकर के जो 25 वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या हुए? ये तीनों के चारों हो गए। तो सही आंसर इसका क्या है? विकल्प सी। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में बता दूँ, 6 वर्ग में जो झ को काट दिया जाए, बाकी के जो 4 बचे होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से गर्म हवा निकलती है, वायु निकलती है। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 33। अगर स्वर पूछ लिए जाए तो कितने होते? 11। तो कितनी है? 33। आयोगवा कहा जाता है किसको? विसर्ग को। किसको? विसर्ग को। विसर्ग कौन कौन से होते हैं? विसर्ग होते हैं ये दोनों, याद रखेंगे। विसर्ग कौन कौन से होते हैं? जो दोनों दे रखे थे। अब आती है प्रश्न नंबर 11 की बारी। तो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो हम आपको बता दें, पहले तो अग्रस्वर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर होते हैं ई, बड़ी ई और ए और ऐ। इन चारों को ध्यान रखेंगे, ये कौन से होते हैं? अग्रस्वर। अब बात करेंगे हम मध्य स्वर की। मध्य स्वर कौन से होते हैं? मध्य स्वर कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे ए। कौन से? ए होता है मध्य स्वर। अब इनमें से क्या हमने अग्रस्वर और मध्य स्वर बता दिए हैं, उनमें से कोई है? तो हम कहेंगे ये तो अग्रस्वर में आता है, और ये इनमें से कोई नहीं, ये तो व्यंजन है। तो क्या बचा? बचा क्या? आ बचा। तो हम कहेंगे आ किस में आते हैं? आता है पश्च स्वर में। अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी बता देते हैं, जिससे आप परीक्षा में प्रश्न छोड़ के ना आए। देखो, आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है और औ होता है। तो ये पांचों के पांचों क्या हैं? पश्च स्वर। याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या था? विकल्प ए। अब बात करें छ से छतरी, यानी 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो हम कहेंगे च, छ, झ। तो किस में आती है ये? च वर्ग में। तो हम कहेंगे तालव्य। इसका सही उत्तर होगा तालव्य। ये र ले वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हमने बता दिया क्या तालव्य हैं। तालव्य होता है 6 वर्ग के पांचों वर्ण। ऊष्म क्या होता है? से और है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन और ओष्ठ पे वर्ग के व्यंजन होते हैं जो, तो हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं ये? अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं, नाक और मुंह दोनों से। तो हम कहेंगे अनुनासिक जो बोले जाते हैं वो नाक और मुंह के दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या? कंठ और किससे बोले जाते हैं? तालु से। ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता हो? कंठ और तालु, कंठ और तालु। तो हम कहेंगे कंठ और तालु से कौन सा बोला जाएगा? यानी कंठ तालव्य। ये ए, कंठ तालव्य। तो हम कहेंगे ए प्लस ए, इससे मिलकर के बनेगा ये किससे? कंठ से, और ये किससे? तालु से। तो ये क्या हुआ? ये कंठ तालव्य। इन्हें कहेंगे कंठ तालव्य, यानी कंठ तालु से उच्चारण होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं
प्रश्न नंबर 15 की ओर, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? हम कहेंगे तालव्य, मूर्धन्य या दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो हम कहेंगे यहाँ कंठोष्ठ, क्योंकि ए प्लस उ से मिलकर के इनका क्या होता है, निर्माण होता है, क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो ये कंठ से, ये ओठ से, तो कंठोष्ठ, इसका क्या हुआ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, तो इसका सही उत्तर होगा कंठोष्ठ। प्रश्न नंबर 16, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, क्या है, दंत है, कंठ तालव्य है, तो हम कहेंगे दंतोष्ठ, यानी ये दांत और ओठ दोनों के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है, इसलिए क्या कहेंगे हम, दंतोष्ठ। याद रखना ये क्या है, दंतोष्ठ वर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? हमने महाप्राण बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या बताया था हमने, अल्पप्राण, और दूसरा, चौथा क्या बताया था, महाप्राण। अब देखो दूसरा कै क्या है, पहला है, कै खे गे, तो ये कौन सा है, तीसरा है, ये भी नहीं हुआ। और अणा, ये कौन सा है, पांचवा है, तो ये क्या हुआ, अल्प यानी अल्पप्राण हुआ। और ये क्या हुआ, ठे, यानी टे के बाद क्या आएगा, ठे, तो ये कौन सा हुआ, दूसरा, यानी टे वर्ग का दूसरा, तो क्या हुआ, ये महाप्राण। तो इसका सही उत्तर होगा ठे, यानी विकल्प डी। निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर, निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो पहचानेंगे समृद्ध स्वर कौन से हैं। तो हम कहेंगे क्या ए और ओ समृद्ध हैं? हम कहेंगे नहीं। हम कहेंगे आ समृद्ध स्वर है? हम कहेंगे नहीं। तो क्या ये ए, क्या हम ए औ, क्या ये क्या है, समृद्ध स्वर हैं? तो हम कहेंगे ये समृद्ध स्वर नहीं हैं। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ई उ औ उ, क्या है ये, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन होते हैं, कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जो जीभ बिना किसी बाधा के पर्याप्त तालु की ओर ऊंची उठ जाती है, क्या, तालु को और ऊंची उठ जाती है, या तथा मुख विवर के ऊपरी भाग और जीभ के बीच बहुत कम दूरी होती है। यानी हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु और उसके जीभ के बीच में बहुत कम दूरी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। ये हुए समृद्ध स्वर। चलते हैं आगे। प्रयत्न के आधार पर ले क्या है? प्रयत्न के आधार पर क्या है? ले है पार्श्विक, क्या है, पार्श्विक वर्ण है। कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है बताएंगे। तो हम कहेंगे भाषा की दृष्टि से ऊ है पश्च स्वर। हमने बताया था आपको कि आ, ऊ, ओ और औ किस में बताए थे हमने? ये पश्च स्वर में। मध्य स्वर क्या बताया था हमने? ए बताया था। और अग्र स्वर क्या बताया था? ई, ए और ऐ क्या बताए थे? ये अग्र स्वर। तो इसमें क्या है? ये ऊ, हम कहेंगे पश्च स्वर। इसका सही उत्तर होगा पश्च स्वर। प्रश्न नंबर 21, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्ण, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर
हिंदी वर्णमाला के भेद हैं, कितने हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। और ये हमारे 21 प्रश्न थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी प्रश्न बनेगा इस छोटी सी क्लास में से बनेगा। ध्यानपूर्वक इस क्लास को समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो फिर दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए, स्पीड बढ़ा करके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सभी दोस्तों को जय हिंद।